हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंटरप्राइजेज एजी 504 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन का वीडियो है। इस वीडियो पर यदि 25 लाइक हो जाएगा तो इसके बाद और 5 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि विपणन को परिभाषित कीजिए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्व तथा समस्या को विस्तार से समझाइए। ठीक है, कृषि विपणन क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, उसको बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्व और समस्या क्या है, उसको विस्तार से समझाना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है। तो कृषि विपणन कृषि उत्पादों के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की सभी गतिविधियों को शामिल करता है। कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन एक ऐसी चेन होती है, एक ऐसी श्रृंखला होती है जो कृषि उत्पादों को कृषि उत्पादन से लेकर के उसे उपभोक्ता तक पहुंचाती है। ठीक है, तो कृषि विपणन कृषि उत्पादों के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक की सभी गतिविधियों को शामिल करता है। इसमें उत्पादन की कटाई, भंडारण, परिवहन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण, वितरण, प्रचार और बिक्री सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो शामिल होती है। तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब जो किसान फसल को उगा रहा है, इसके यहाँ से लेकर के उसको खरीदने वाला, खाने वाला उपभोक्ता है, उसको वहां तक पहुंचने तक की जो भी प्रोसेस होता है, बीच में कटाई होती है, उसको भंडार होता है, ये सभी प्रोसेस क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, कृषि विपणन एक व्यापक शब्द है जो कृषि उत्पादों के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की सभी गतिविधियों को शामिल करता है। आगे देखते हैं इसका भारतीय अर्थव्यवस्था महत्व। कृषि विपणन का भारतीय अर्थव्यवस्था महत्व। तो पहला है रोजगार। तो कृषि भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। कृषि विपणन किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे उनकी आय और जीवन में सुधार होता है। ठीक है, जिससे क्या उनकी आय और जीवन में सुधार होता है। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। तो कृषि विपणन कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन करता है, जिससे उत्पादकता और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अगला है खाद्य सुरक्षा। तो कृषि विपणन खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। यह उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है, कृषि विपणन के माध्यम से उचित मूल्य पर ताजा भोजन मिलता है उपभोक्ता को। अगला ग्रामीण विकास। तो कृषि विपणन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और गरीबी को कम करने में मदद करता है। इसकी समस्या क्या, चलिए देखते हैं। तो पहली समस्या मध्यस्थों की भूमिका। मध्यस्थ मतलब बिचौलिया जो होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग अपने देसी भाषा में दलाल। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मध्यस्थ। मतलब क्या होता है कि आप जैसे किसान हैं, आप फसल को उत्पादन करेंगे, या उपभोक्ता है। ठीक है, इसके बीच में यह क्या हो जाएगा? मध्यस्थ हो जाएगा। मतलब यह आपकी कोई मान लीजिए गेहूं है। ठीक है, गेहूं मान लीजिए 20 रुपए के जी है, मार्केट का रेट है 25 रुपए के जी। यह क्या करेगा? आपसे 22 रुपया के जी लेगा। 22 रुपया के जी लेगा बिचौलिया, और यह इसको उपभोक्ता की जाकर 26 रुपया के जी बेचेगा। बाजार से भी महंगा में बेचेगा, बाजार की कीमत में बेचेगा। इससे क्या होता है? इससे जो होता है किसान डायरेक्ट कस्टमर से नहीं मिल पाता, और बिचौलिया बीच में उसका बिना कुछ मेहनत का ही कुछ परसेंट लाभ अपने पास रख लेता है। तो यह होता है मध्यस्थ। तो यही पहली समस्या इसकी है, मध्यस्थों की भूमिका। तो कृषि विपणन में बिचौलियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किसानों की उपज को खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। बिचौलिए अक्सर किसानों को कम मूल्य देते हैं और उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूलते हैं। ठीक है, किसान से खरीद लेंगे 12 रुपया और बेचेंगे 20 रुपया। आगे अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। तो भारत में कृषि विपणन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे भंडारण की जगह कम होता है, परिवहन और ग्रेडिंग जैसी सुविधाओं की कमी होती है। किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने से ये जो समस्याएं ये सब रोकती हैं। ठीक है, भंडारण, परिवहन, ग्रेडिंग ये जैसी सुविधा क्या करती हैं? किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने से रोकती हैं। आगे देखते हैं अस्थिर मूल्य। तो कृषि उत्पादों की कीमतें अक्सर अस्थिर होती है, मतलब स्थिर नहीं होती है। यह किसानों के लिए अपनी आय का अनुमान लगाना मुश्किल बना देती है। मतलब यदि अभी देखिए लहसुन का, मतलब जिस समझ लीजिए, या गेहूं का सीजन समझ लीजिए, गेहूं कटेगा, तो अभी किसी को रेट नहीं पता है कि कब तक रेट, जैसे 22 रुपया के जी है इस टाइम गेहूं, तो यह नहीं पता है कि कब तक गेहूं 22 रुपया के जी रहेगा, कब 25 हो जाएगा, कब 20 हो जाएगा, कब 18 हो जाएगा, यह पता नहीं। तो यही बोल रहा है कि जो कृषि उत्पाद होते हैं इसकी कीमत अक्सर अस्थिर होती है, मतलब स्थिर नहीं होती है। इससे किसान अपनी आय का अनुमान भी नहीं लगा पाता है। अगला जानकारी का अभाव। तो किसानों को अक्सर बाजार की जानकारी का अभाव होता है। उन्हें यह नहीं पता होता है कि उनकी उपज के लिए उचित मूल्य क्या है और वे इसे कहाँ पर बेच सकते हैं। ठीक है, तो किसानों के पास जानकारी का अभाव भी होता है।
आगे कृषि विपणन भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विपणन जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कृषि विपणन में सुधार के लिए किसानों और गैर सरकारी सरकारी संगठनों एनजीओ से मिलकर काम करता है। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन जो था पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत ही अच्छे से मैंने समझ के लिखा है और आप लोग को समझ में ऐसा लिखा है। अगला है बाजार को परिभाषित कीजिए तथा बाजारों का विभिन्न आधार पर वर्गीकरण कीजिए। बाजार को परिभाषित करना है कि बाजार क्या होता है और विभिन्न आधार पर इसका वर्गीकरण भी करना है। तो बाजार की परिभाषा और वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले तो बाजार एक ऐसी जगह या व्यवस्था है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। बाजार ऐसी जगह या व्यवस्था है जहां पर खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह एक भौतिक स्थान हो सकता है जैसे कि एक कृषि बाजार या शॉपिंग मॉल, या यह एक आभासी स्थान हो सकता है जैसे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस आदि। ठीक है, तो बाजार क्या है, यदि कोई पूछा तो आप बताएंगे बाजार एक ऐसी जगह या व्यवस्था है जहां पर खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे बाजार कहते हैं। ठीक है, या ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसको बोलते हैं बाजार। इसका वर्गीकरण देखते हैं तो बाजार को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्थान के आधार पर, तो स्थान के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थानीय बाजार, तो यह एक छोटा सा बाजार होता है जो एक शहर या गांव में स्थित होता है। जैसे आप लोग देखेंगे सब्जी मंडी जो होती है लगभग सभी की मार्केट में होती है, तो यह स्थानीय बाजार है, एक छोटा बाजार होता है जो शहर या गांव में होता है। एक होता है राष्ट्रीय बाजार, यह एक बड़ा बाजार होता है जो पूरे देश में फैला होता है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यह एक बाजार होता है जो कई देशों में फैला होता है। तो स्थान के आधार पर बाजार को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार वह बाजार है जो छोटा होता है, जो आपके गांव शहर गली मोहल्ले में होता है। राष्ट्रीय बाजार वो होता है जो पूरे देश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वो होता है जो विदेश में भी होता है। समझ में आया? अगला लेन देन की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण लेन देन की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। लेन देन के आधार पर बाजार दो प्रकार का होता है, एक होता है उपभोक्ता बाजार, एक होता है औद्योगिक बाजार। उपभोक्ता बाजार वह बाजार होता है जहां वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता को बेचा जाता है। जैसे जो जो उसको मतलब आखिरी उपभोक्ता होता है, जो लेकर जाएगा उसको पकाकर खाएगा, वह हो गया आखिरी उपभोक्ता। ठीक है, और औद्योगिक बाजार वह होता है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं को अन्य व्यवसायों में बेचा जाता है। जैसे क्या हो गया कि समझिएगा, जैसे गेहूं का उत्पादन किया आप, इसको अपने छोटे से बाजार में जाएंगे। उपभोक्ता बाजार वो होता है कि जो जो खाने वाला व्यक्ति होगा वह डायरेक्ट आपसे लेगा और आपसे इसको लेने के बाद अपने आप में क्या करेगा, उसको पिसाई करवाएगा गेहूं का, उसको खा जाएगा। औद्योगिक बाजार वो होता है कि आपसे कोई लेगा और इसको बेचेगा। आटा गेहूं लेगा, गेहूं को आटा बनाएगा, आटा बनाकर दूसरे को बेचेगा, या तो गेहूं लेगा और गेहूं लेकर गेहूं को ही दूसरे को बेचेगा। तो उसको बोलते हैं औद्योगिक बाजार और उपभोक्ता बाजार। उपभोक्ता मतलब जो उसका उपभोग करने वाला है, और औद्योगिक बाजार मतलब ऐसा बाजार जहां पर वस्तुओं और सेवाओं को अन्य व्यवसायों को बेचा जाता है। अगला है प्रतिस्पर्धा की प्रकृति के आधार पर। प्रतिस्पर्धा की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर बाजार दो प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, तो यह एक ऐसा बाजार होता है जहां पर कई खरीदार और विक्रेता होते हैं और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को स्वीकार करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह होता है जहां कुछ खरीदार या विक्रेता बाजार में हावी होते हैं और ये वस्तुओं और कीमतों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यह था बाजार। अगला है समय अवधि के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो समय अवधि के आधार पर बाजार होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्पकालिक बाजार, एक होता है दीर्घकालिक बाजार। अल्पकालिक बाजार वह बाजार होता है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति निश्चित होती है, और दीर्घकालिक बाजार वह होता है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो यह हो गया अल्पकालिक बाजार और दीर्घकालिक बाजार। अगला है वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर, तो पहला है वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर कृषि बाजार। तो कृषि बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पर कृषि उत्पादों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला है औद्योगिक बाजार। तो औद्योगिक बाजार वह बाजार होता है जहां औद्योगिक उत्पादों का आदान प्रदान होता है। और अगला है सेवा बाजार। तो यह एक ऐसा बाजार होता है जहां पर सेवाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आज के समय में सेवा बाजार को सब लोग नाका बोलते हैं, जहाँ से आते हैं मजदूरों को पकड़ कर लाते हैं, मजदूरों से सेवा लेते हैं, सेवा के बदले में उसे कुछ मूल्य देते हैं, तो यह हो गया सेवा बाजार। तो यह दूसरा क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग बता दिया। उम्मीद करते हैं दो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विपणन कार्य से आप क्या समझते हैं? कृषि उत्पादों के विपणन में होने वाली सभी मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो विपणन कार्य परिभाषा और कृषि उत्पादन इसका विपणन देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे विपणन कार्य क्या होता है। तो विपणन कार्य जो मैंने अभी आप लोग बताया कि कृषि उत्पाद को उसके उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो वही सब इसमें भी है।
तो विपणन कार्य उन सभी गतिविधियों को शामिल करता है जो किसी उत्पाद या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचने और उसे बेचने के लिए आवश्यक होती है। इन गतिविधियों में विभिन्न चरण शामिल होते हैं, जिसमें पहला होता है उत्पाद विकास। तो इसमें उत्पादों को विकसित किया जाता है और उन्हें बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाता है। अगला है मूल्य निर्धारण। तो उत्पादों के लिए उचित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद प्रचार। तो उत्पादों के बारे में उपभोक्ता को जागरूक किया जाता है और उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है बिक्री। तो उत्पादों को उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। और अगला है ग्राहक सेवा। तो ग्राहकों को उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और उनकी शिकायतों का समाधान यहाँ पर की जाती है। अगला है कृषि उत्पादों में विपणन कार्य। ठीक है, कृषि उत्पादों में विपणन कार्य क्या है? तो कृषि उत्पादों के विपणन में निम्नलिखित मुख्य विपणन कार्य शामिल होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है उत्पाद विकास। ठीक है, पहला उत्पाद विकास। तो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नई फसलों और पशुधन उत्पादों को विकसित करना चाहिए। उत्पादों को उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप बनाना चाहिए। तो पहला हो गया उत्पाद विकास। दूसरा है मूल्य निर्धारण। तो कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करना। मूल्य निर्धारण में मौसम, मांग और आपूर्ति जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मांग क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है उसको पढ़ लीजिएगा और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी इसका टारगेट लाइक 25 है, बताइए आप लोगों को 25 लाइक हो जाएगा, उसके बाद ही वीडियो बनेगा। अगला है वितरण। तो कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना और भंडारण और परिवहन सुविधाओं में सुधार करना। अगला है प्रचार। तो कृषि उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। कृषि उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और विज्ञापन का उपयोग करना। अगला है बिक्री। तो किसानों को अपनी उपज का सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना। कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग का भी उपयोग करना। अगला है ग्राहक सेवा। तो ग्राहकों को कृषि उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करना, ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, उद्देश्य एवं कार्य के बारे में बताइए। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी व्यापार, इसका स्थापना, उद्देश्य और कार्य के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब जो मैं बता रहा हूँ। इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को हुई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ ऑन ट्रेड गैट का पूरा नाम होता है। तो इस समझौते के आधार पर WTO की स्थापना की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को हुई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित गैट का स्थान लेता है। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा शहर में स्थित है। ठीक है, इसकी सदस्यता की बात करें तो WTO के कुल 164 देश सदस्य हैं और सन 1995 ईस्वी से WTO का सदस्य है। ठीक है, भारत देश जो है सन 1995 ईस्वी से ही WTO का सदस्य है। इसमें पूरे 164 देश हैं। इसका उद्देश्य देखते हैं। तो WTO का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और उदार बनाना है। इसके लिए WTO निम्नलिखित कार्यों को करता है, जिसमें पहला व्यापार नियमों का निर्माण। तो यह व्यापार नियमों का निर्माण करता है कि कौन सा नियम होना चाहिए व्यापार के लिए। तो WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों का निर्माण करता है। इन नियमों का उद्देश्य व्यापार को अधिक उचित और पारदर्शी बनाना होता है। आगे देखते हैं, अगला है व्यापार विवादों का समाधान। ठीक है, व्यापार विवादों का समाधान। तो WTO सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, जो WTO होता है यह सदस्यों के बीच के यदि किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला है व्यापार नीति की समीक्षा। तो WTO सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। WTO विकासशील देशों को व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भी करता है। तो यह था इसके बारे में। आगे देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो WTO निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करता है। पहला, वस्तुओं का व्यापार। तो WTO वस्तुओं के व्यापार के लिए नियमों और शर्तों का निर्माण करता है। इन नियमों में शुल्क, आयात, कोटा और निर्यात सब्सिडी शामिल होता है। दूसरा है सेवाओं का व्यापार। तो WTO सेवाओं के व्यापार के लिए नियमों का निर्माण करता है। इन नियमों में वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं और पर्यटन सेवाओं शामिल होती है। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो WTO बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए नियमों का निर्माण करता है। इन नियमों में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आदि प्रक्रिया शामिल होती है। अगला है निवेश। तो WTO निवेश के लिए नियमों का निर्माण करता है। इन नियमों में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है। अगला प्रतिस्पर्धा। तो WTO प्रतिस्पर्धा के लिए नियमों का निर्माण करता है।
इन नियमों में अविश्वासी व्यवहार और एकाधिकार शामिल होता है। अगला पर्यावरण, तो WTO व्यापार और पर्यावरण के बीच संबंधों का विचार करता है। कुछ इसके बारे में मैंने महत्वपूर्ण बिंदु भी लिया, उसको भी आप लोग देखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में मैंने लिया, उसको देखिएगा। वस्तुओं का व्यापार, तो WTO ने कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए नियमों का निर्माण किया। इन नियमों में निर्यात सब्सिडी और आयात शुल्क शामिल होता है। अगला सेवाओं के व्यापार में WTO ने वित्तीय सेवाओं के व्यापार के लिए नियमों का निर्माण किया। इन नियमों में बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए बाजार की पहुंच शामिल होती है। अगला है WTO ने पेटेंट के लिए नियमों का निर्माण किया। इन नियमों में दवाओं और अन्य नवाचारों के लिए इनोवेशन के लिए पेटेंट संरक्षण शामिल है। अगला है निवेश, तो WTO ने विदेशी निवेश के लिए नियमों का निर्माण किया। इन नियमों में विदेशी कंपनियों के लिए निवेश सुरक्षा शामिल है। अगला प्रतिस्पर्धा, तो WTO ने एकाधिकार के लिए नियमों का निर्माण किया। इन नियमों में कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बाधा डालने से रोकना शामिल होता है। तो यह था चौथा क्वेश्चन जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। अगला पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, तो गैट समझौता क्या है, विस्तृत में वर्णन कीजिए। जो भी मैंने बताया था कि WTO की स्थापना कैसे हुई थी, WTO की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि यह एक प्रकार का समझौता हुआ था, जिसके बाद WTO ने इसका स्थान ले लिया। तो ये वही एक गैट समझौता है, ठीक है। तो गैट समझौता का विशेष वर्णन करना है। तो गैट का अर्थ क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो गैट का अर्थ होता है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसे हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका पूरा नाम होता है गैट का। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था जिस पर 23 देशों ने 1947 में हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने? 23 देशों ने सन 1947 में हस्ताक्षर किया था। गैट का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना था, मतलब अच्छा बनाना था, ठीक है। तो गैट का अर्थ होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था जिस पर 23 देशों ने सन 1947 में हस्ताक्षर किया था। गैट का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना था। गैट के कुछ मुख्य प्रावधान है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला, शुल्क में कमी। तो गैट के तहत सदस्यों ने अपने द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों को कम करने पर सहमति व्यक्त की, ठीक है। गैट के द्वारा जो सदस्य थे, उन्होंने सदस्य देशों ने अपने द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों को कम करने पर सहमति व्यक्त की, नहीं तो बहुत ज्यादा शुल्क लगता था। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव का प्रतिबंध, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव का प्रतिबंध, तो गैट के तहत सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया था। अगला, व्यापार विवादों का निपटान। तो गैट के तहत सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया था, एक मंच स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं गैट की उपलब्धि। तो गैट की उपलब्धि देख लेते हैं। तो गैट ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि योगदान दिया है। गैट ने व्यापार में भेदभाव को कम करने में मदद की। गैट के व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच स्थापित किया गया। गैट की सीमा क्या है, तो गैट विकसित देशों के हितों में अधिक था। गैट पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। गैट में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर अनुचित व्यापार प्रतिबंधों को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं था। गैट का स्थान देख लेते हैं। तो गैट 1995 में गैट को विश्व व्यापार संगठन WTO में बदल दिया गया। WTO गैट के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन यह अधिक व्यापक है और इसमें पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया था। अभी मैंने आप लोगों को WTO पढ़ाया था, यहीं से लिया गया था WTO, ठीक है। गैट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गैट पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किया था। गैट के तहत सदस्य देशों ने अपने द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों को कम करने की सहमति व्यक्त की। ये मैं लास्ट में आप लोगों को पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ना कि यदि आप लोगों को पीछे कुछ ना समझ में आए तो आप लोग के पॉइंट को भी याद रखिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा। गैट के तहत सदस्य देशों ने आयात कोटा को धीरे धीरे समाप्त करने पर भी सहमति दी। गैट के तहत सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया। गैट के तहत सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया गया, एक मंच स्थापित किया गया। 1995 में गैट को विश्व व्यापार संगठन WTO में बदल दिया गया। तो ये 5 क्वेश्चन जो था मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टारगेट लाइक 25 है, 25 लाइक होने के बाद आप लोगों को अगला 5 क्वेश्चन का वीडियो दिया जाएगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF है तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।